बात करने वाले हैं जो मतलब जो हजारों मील तक फैला हुआ था। हाँ, और वो भी आज से 4500 साल पहले। बिल्कुल। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वहां की सड़कें एकदम सटीक ग्रिड डिजाइन में बनी थीं। घरों के अंदर बाकायदा प्लम्बिंग थी, पक्के स्नान घर थे। और जो फैक्ट्रियों में उत्पादन होता था ना, वो एक तय मानक यानी एक स्टैंडर्ड के अनुसार होता था। सही कहा। लेकिन इस पूरे साम्राज्य में कोई खड़ी सेना नहीं थी, किसी राजा के भव्य महल नहीं थे और ना ही किसी तानाशाह की विशाल मूर्तियां ही मिली हैं। हाँ, तो सुन के ऐसा लगता है ना जैसे हम भविष्य की किसी काल्पनिक यूटोपियन या एकदम आदर्श दुनिया की बात कर रहे हो। एकदम। लेकिन नहीं, हम बात कर रहे हैं दक्षिण एशिया की। आज की हमारी इस गहन चर्चा का मिशन यही समझना है कि परिपक्व हड़प्पा या जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, वो बिना किसी तानाशाही के इतनी व्यवस्थित कैसे थी। और ये बहुत ही दिलचस्प मिशन है, क्योंकि देखिए जब हम इतिहास की बात करते हैं तो आम धारणा यही होती है कि जो जितना पुराना है वो उतना ही मतलब असभ्य या पिछड़ा हुआ होगा। हाँ, लोग अक्सर ऐसा ही सोचते हैं। लेकिन हड़प्पा सभ्यता जो लगभग 6000 ईसा पूर्व शुरू हुई और 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच अपने एकदम चरम पर थी, वो इस धारणा को पूरी तरह से तोड़ देती है। बिल्कुल। और हमारे पास उनकी लिखी हुई कोई ऐसी किताब तो है नहीं जिसे हम पढ़ सकें। नहीं, कोई किताब नहीं है। तो इस सभ्यता को समझना एक बहुत बड़ी पहेली सुलझाने जैसा है, जहां हमें सुराग मिलते हैं पत्थरों से, मुहरों से और यहाँ तक कि उनके कचरे से। कचरा बहुत कुछ बताता है। हाँ, तो चलिए इस पहेली को उनके शहरों की नींव से सुलझाना शुरू करते हैं। जब मैं स्रोतों को पढ़ रही थी तो मुझे सबसे ज्यादा चौंकाने वाली चीज उनका टाउन प्लानिंग लगा। मतलब आज हम नए शहर बसाते हैं तो कई बार सड़कें टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, थोड़ी सी बारिश में पानी भर जाता है। बिल्कुल, आज के बहुत से शहरों का यही हाल है। लेकिन हड़प्पा के लोगों ने बाकायदा एक ग्रिड पद्धति अपनाई थी, यानी सड़कें और गलियां एक दूसरे को एकदम राइट एंगल या समकोण पर काटती थीं, जैसे आज की कोई बहुत ही एडवांस स्मार्ट सिटी हो। और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है ना, वो सिर्फ डिजाइन नहीं है, बल्कि उस डिजाइन को जमीन पर उतारने का उनका तरीका है। मतलब वो कैसे करते थे? पुरातात्विक साक्ष्य हमें बताते हैं कि उन्होंने घर बनाने से पहले बाकायदा ड्रेनेज सिस्टम यानी नालियों के साथ गलियों का निर्माण किया था। एक मिनट रुकिए, घर बनाने से पहले नालियां, ये तो आज की कई नई कॉलोनियों में भी नहीं होता। यही तो कमाल है। पहले पूरा ड्रेनेज का नक्शा जमीन पर उतारा गया और फिर उसके आसपास घरों का निर्माण हुआ, ताकि हर घर का जो गंदा पानी है वो सीधे सड़क की मुख्य नाली में जा सके। अरे वाह, ये तो बहुत ही एडवांस सोच थी, है ना। प्रसिद्ध पुरातत्वविद अर्नेस्ट मखे ने तो इन नालियों को देखकर यहां तक कह दिया था कि यह अब तक खोजी गई सर्वथा संपूर्ण प्राचीन प्रणाली है। लेकिन अगर कोई सत्ता इतनी ताकतवर थी कि वो पूरे शहर पर एक इतना सख्त ग्रिड सिस्टम लागू कर सके, तो क्या उन्होंने निर्माण सामग्री, मेरा मतलब है ईंटों के लिए भी कोई नियम बनाए थे? हाँ, बिल्कुल बनाए थे। क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा है कि उनकी ईंटों का अनुपात हमेशा 4-2-1 होता था। मतलब लंबाई और चौड़ाई, ऊंचाई की क्रमशः 4 गुनी और 2 गुनी होती थी। पर यह अनुपात इतना खास क्यों है? ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है आपका। देखिए, ये जो 4-2-1 का अनुपात है ना, ये कोई डिजाइन का शौक नहीं था। इसके पीछे एक बहुत ही गहरी इंजीनियरिंग छिपी हुई है। अच्छा, वो कैसे? तो होता क्या है कि चिनाई या मैसनरी की दुनिया में इस अनुपात वाली ईंटों को एक दूसरे के ऊपर एक बहुत ही खास तरीके से रखा जा सकता है, जैसे आज की भाषा में हम जिसे इंग्लिश बॉन्ड कहते हैं। समझ रही हूँ। इससे फायदा ये होता है कि दो ईंटों के बीच के जोड़ या जॉइंट्स एक ही सीध में नहीं आते। इससे दीवार का जो भार है वो समान रूप से बढ़ जाता है और दीवार बहुत मजबूत बनती है। यानी वो भूकंप के झटकों को भी बेहतर तरीके से झेल सकती है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि जम्मू से लेकर गुजरात तक हजारों किलोमीटर के इतने बड़े दायरे में हर जगह यही अनुपात इस्तेमाल हुआ, बिना किसी केंद्रीय फैक्ट्री के, बिना किसी इंटरनेट या आधुनिक संचार के। इतने बड़े इलाके में एक ही स्टैंडर्ड, ये सच में अविश्वसनीय है। एकदम। और सिर्फ ईंटें ही नहीं, उनके शहरों का जो ढांचा था वो भी लगभग एक जैसा ही था। अधिकांश बस्तियां 2 हिस्सों में बटी हुई थी। हाँ, एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बना हिस्सा जिसे दुर्ग या सिटाडेल कहते हैं, और दूसरा बड़ा लेकिन निचला शहर। सही कहा। और ये जो दुर्ग थे ना, इनकी संरचनाएं कच्ची ईंटों के बहुत बड़े बड़े चबूतरों पर बनी थीं, और सिर्फ इन चबूतरों को बनाने में ही लगभग 40 लाख श्रम दिवसों की, यानी लेबर डेज की जरूरत पड़ी होगी। 40 लाख श्रम दिवस। लेकिन एक सवाल है,
पुरातत्वविद आखिर ये आंकड़ा निकालते कैसे हैं? मतलब ये हवा में तीर चलाने जैसा तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे पूरी एक वैज्ञानिक गणना होती है। पुरातत्वविद पहले उन सभी चबूतरों के आयतन या वॉल्यूम का हिसाब लगाते हैं। अच्छा, ठीक है। फिर वो ये अनुमान लगाते हैं कि एक मजदूर एक दिन में औसतन कितनी मिट्टी खोदकर ढो सकता है। मान लीजिए लगभग 1 घन मीटर मिट्टी। हाँ, इतना तो एक आदमी कर ही लेगा। बस, तो जब कुल मिट्टी की मात्रा को एक मजदूर की क्षमता से डिवाइड किया जाता है तो ये 40 लाख का विशाल आंकड़ा सामने आता है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा, बहुत ही संगठित श्रम बल काम कर रहा था, जिसे बाकायदा दिशा निर्देश दिए जा रहे थे। एकदम सही बात है। तो चलिए सड़कों और चबूतरों से हटकर थोड़ा बंद दरवाजों के पीछे चलते हैं। अगर प्रशासन इतना सख्त था तो क्या लोगों के निजी घरों का नक्शा भी तय था? मैंने गौर किया कि हड़प्पा की वास्तुकला में निजता यानी प्राइवेसी को लेके एक गजब का जुनून दिखता है। अरे हाँ, प्राइवेसी तो उनके लिए बहुत अहम थी। आप मोहनजोदड़ो के निचले शहर के घरों को ही देख लीजिए। जो भूतल है यानी ग्राउंड फ्लोर, उसकी बाहरी दीवारों में आपको कोई खिड़की नहीं मिलेगी। कोई खिड़की नहीं, बिल्कुल पैक। बिल्कुल। और मुख्य द्वार भी इस तरह बना जाते थे कि बाहर खड़ा कोई भी इंसान सीधे आंगन या घर के अंदर का दृश्य ना देख सके। मुझे लगता है कि ये सिर्फ बाहरी लोगों की नजरों से बचने के लिए नहीं था। अगर हम इसे जलवायु के नजरिए से देखें तो ये आज के रेगिस्तानी या बहुत गर्म इलाकों की डिजाइन जैसा है। बिल्कुल, आप सही दिशा में सोच रही हैं। है ना? घर का मुंह बाहर की बजाय अंदर आंगन की तरफ खुलता है। इससे जो गर्म लू और धूल है वो बाहर ही रह जाती है और आंगन एक तरह से कूलिंग सिस्टम का काम करता है। आपका ये विश्लेषण एकदम सटीक है। ये असल में थर्मल रेगुलेशन यानी तापमान को कंट्रोल करने का एक बहुत ही प्राचीन और कारगर तरीका था। और शायद यही आंगन उनके घर का केंद्र भी होता था। हाँ, गर्म और शुष्क मौसम में ये आंगन ही खाना पकाने, कटाई करने और बाकी सारे पारिवारिक कामों का मुख्य हिस्सा होता था। सारे कमरे इसी के चारों ओर बने होते थे। और साफ सफाई का स्तर तो देखिए, हर घर का अपना पक्की ईंटों वाला स्नानघर। और सिर्फ स्नानघर ही नहीं, पानी की आपूर्ति के लिए विद्वानों का अनुमान है कि अकेले मोहनजोदाड़ो शहर में ही लगभग 700 कुएं खोदे गए थे। 700 कुएं? बाप रे, ये जल प्रबंधन का बहुत ही अद्भुत उदाहरण है ना? अच्छा, अब जब बात आंगन और खाना पकाने की आई गई है तो ये जानना भी जरूरी है कि आखिर वो खाते क्या थे। बिल्कुल। स्रोतों के अनुसार जो आर्कियोबॉटनिस्ट है उन्होंने जले हुए अनाज के दानों और बीजों का अध्ययन किया है, जिससे पता चलता है कि वो गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना और तिल खाते थे। हाँ, और खेती की तकनीक भी उनकी बहुत उन्नत थी। वही तो, खेती के मामले में जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर गई वो है राजस्थान के कालीबंगन से मिले जुते हुए खेत के साक्ष्य। उस प्रारंभिक हड़प्पा स्तर के खेत में हल रेखाओं के 2 समूह मिले हैं जो एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, जिसका मतलब है कि वो एक ही समय में एक ही खेत में 2 अलग-अलग फसलें यानी डबल क्रॉपिंग करते थे। बिल्कुल। अब कोई आम इंसान सोच सकता है कि इसमें क्या बड़ी बात है, लेकिन 4500 साल पहले एक साथ 2 फसलें उगाने का मतलब है कि उन्हें मौसम, मिट्टी के उपजाऊपन और पानी के प्रबंधन का बहुत ही गहरा वैज्ञानिक ज्ञान था। ये मानव सभ्यता के लिए सच में एक बहुत बड़ी छलांग थी। और सिर्फ उगाना ही नहीं, उनके भोजन को तैयार करने की तकनीक भी बहुत एडवांस थी। अनाज पीसने के लिए उन्होंने जिन उपकरणों का इस्तेमाल किया, अर्नेस्ट मैके ने उन्हें अवतल चक्कियों का नाम दिया था। अवतल चक्कियाँ, इसे अगर हम आसान भाषा में कहें तो ये वही सिलबट्टा है जो आज भी हमारे गांव में मसाले या चटनी पीसने के लिए इस्तेमाल होता है ना? एकदम सही। नीचे का पत्थर थोड़ा घुमावदार होता था जिसे जमीन में जमा दिया जाता था ताकि वो हिले नहीं, और ऊपर से एक छोटे पत्थर से पिसाई होती थी। हाँ, बिल्कुल सिलबट्टा ही है ये। यही नहीं, उनके पास अलग अलग कामों के लिए अलग अलग पत्थर थे। एक अनाज पीसने के लिए और दूसरा जड़ी बूटियों या मसालों को कूटने के लिए, जिसे वहां काम करने वाले मजदूरों ने सालन पत्थर या करी स्टोन कहा था। ओहो, करी स्टोन। इससे पता चलता है कि उनका खान पान कितना समृद्ध और मजेदार रहा होगा। बिल्कुल। लेकिन देखिए, इतनी बेहतरीन व्यवस्था और उन्नत खेती के बाद एक सवाल उठता है। क्या? जब भी समाज में समृद्धि आती है तो स्वाभाविक रूप से अमीर और गरीब का अंतर भी पैदा होता है। तो क्या हड़प्पा के समाज में भी ये अंतर था? और सबसे बड़ा सवाल, हम आखिर 4500 साल पुराने कचरे या खंडहरों को देखकर किसी की सामाजिक हैसियत का पता कैसे लगा सकते हैं?
हाँ, ये पुरातत्व का एक बहुत ही शानदार पहलू है। देखिए, कचरा असल में शिल्प कार्य और सामाजिक स्थिति का सबसे अच्छा संकेतक होता है। कचरा, वो कैसे? तो होता क्या है कि जब भी किसी वस्तु को बनाने के लिए पत्थर या शंख को काटा जाता है, तो उसके छोटे छोटे बेकार टुकड़े कारीगर वहीं कार्यस्थल पर छोड़ देते हैं। यही कचरा आज हमें बताता है कि कहाँ क्या बन रहा था। उदाहरण के लिए चन्हूदड़ो नाम की एक छोटी सी बस्ती को ही ले लीजिए। हाँ, मैंने इसके बारे में पढ़ा है। ये मोहनजोदाड़ो के 125 हेक्टेयर के मुकाबले सिर्फ 7 हेक्टेयर की थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये पूरी की पूरी बस्ती मनके बनाने, शंख की कटाई और मोहर निर्माण जैसे शिल्प कार्यों में ही लगी हुई थी। मनके? यानी आभूषणों में इस्तेमाल होने वाले बीड्स। स्रोतों में लिखा था कि वो कारेलियन, जैस्पर, स्फटिक जैसे बहुत कीमती पत्थरों का इस्तेमाल करते थे। बिल्कुल। लेकिन एक बात बताइए, कारेलियन का वो जो एक विशिष्ट लाल रंग होता है, वो आखिर कैसे आता था? क्योंकि उस समय तो कोई रासायनिक रंग या सिंथेटिक डाई तो होते नहीं थे। इसके पीछे ना एक बहुत ही जटिल थर्मल यानी तापीय प्रक्रिया थी। कारेलिन का जो कच्चा माल होता है वो असल में पीले रंग का होता है। पीला? तो फिर वो लाल कैसे हो जाता था? हड़प्पा के कारीगर इस पीले पत्थर को और उत्पादन के अलग अलग चरणों में तैयार मनकों को बाकायदा भट्टी में एक बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर पर पकाते थे। अच्छा। हाँ, और इस गर्मी से पत्थर के अंदर जो आयरन ऑक्साइड मौजूद होता था वो प्रतिक्रिया करता था और तब जाकर वो सुंदर लाल रंग उभर कर आता था। बाप रे, ये तो उनकी रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री की गहरी समझ को दर्शाता है। बिल्कुल, ये बहुत ही उच्च स्तर की कारीगरी थी। लेकिन इस विलासिता और अमीरी के बंटवारे का क्या? क्या मिस्र के पिरामिडों की तरह हड़प्पा में भी राजाओं या कुलीनों को खजाने के साथ दफनाया जाता था? रोचक बात तो यह है कि हड़प्पा वासियों की सोच इस मामले में बिल्कुल अलग थी। वो मृतकों के साथ भारी मात्रा में बहुमूल्य चीजें दफनाने में विश्वास ही नहीं करते थे। मतलब कोई खजाना नहीं मिला उनकी कब्रों से? नहीं, उनकी कब्रों से हमें मिट्टी के बर्तन और कुछ आभूषण तो मिले हैं, लेकिन कोई बड़ा खजाना या सोने का अंबार नहीं मिला। तो फिर पुरातत्वविदों को सामाजिक भिन्नता यानी क्लास डिफरेंस का पता कैसे चलता है? इसके लिए ना पुरातत्वविद रोजमर्रा की वस्तुओं और विलासिता की वस्तुओं के बीच अंतर करते हैं। मतलब? जो चीजें आसानी से मिलने वाले पत्थर या मिट्टी से बनी हों, जैसे चक्कियां या मिट्टी के बर्तन, वो आम लोगों की हैं। एकदम सही। और जो दुर्लभ हों या जिन्हें बनाने की तकनीक बहुत मुश्किल हो, वो अमीरों की हैं। हाँ, और इसी संदर्भ में फायोन्स का जिक्र आता है। हाँ, फायोन्स। मैंने इसके बारे में पढ़ा, लेकिन इसे बनाना इतना मुश्किल क्यों था? देखिए, फायोन्स कोई साधारण मिट्टी नहीं है जिसे कुम्हार ने बस चाक पर घुमा दिया और बन गई। इसे बनाने के लिए क्वार्ट्स या बालू को बहुत बारीक पीसा जाता था। फिर उसमें मनचाहा रंग और कोई चिपचिपा पदार्थ जैसे कोई गोंद वो मिलाया जाता था। इसके बाद इस मिश्रण से बने बर्तन को भट्टी में बहुत ऊंचे तापमान पर पकाया जाता था। तो ये फिर से एक जटिल रासायनिक प्रक्रिया हो गई? बिल्कुल। इस तापीय प्रक्रिया से उसकी सतह पर एक शीशे जैसी चमकदार और चिकनी परत बन जाती थी। और शायद इसीलिए फायोन्स से बने ये जो छोटे पात्र होते थे, जिनका इस्तेमाल इत्र या सुगंधित पदार्थ रखने के लिए होता था, वो बहुत कीमती माने जाते थे। एकदम सही। और ध्यान देने वाली बात यह है ना कि ऐसे महंगे फायोन्स के पात्र हमें सिर्फ मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जैसी बड़ी बस्तियों से ही मिलते हैं। यानी छोटी बस्तियों में ये नहीं मिलते? कालीबंगन जैसी छोटी बस्तियों में तो इनका कोई नामो निशान तक नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि महंगी और दुर्लभ चीजें बड़े शहरों के कुलीन या खास लोगों तक ही सीमित थीं। बिल्कुल। अच्छा, अब एक और बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर मोहनजोदड़ो के अमीर लोग इतनी कीमती फायोन्स, सोना और जैसा कि स्रोतों में है ओमान से आया तांबा इस्तेमाल कर रहे थे, तो बिना इंटरनेट, बिना जीपीएस और बिना किसी आधुनिक लॉजिस्टिक्स के ये पूरी की पूरी सप्लाई चेन काम कैसे कर रही थी? मतलब ये कैसे सुनिश्चित होता था कि जो माल भेजा गया है वो रास्ते में खोला या चुराया नहीं गया है? इस लॉजिस्टिक चुनौती का समाधान उनकी मोहरों और मुद्रांकनों यानी सील्स एंड सीलिंग्स उसमें छिपा था। ये एक बहुत ही प्रभावशाली प्रणाली थी। इसे अगर हम आज के टेम्पर एविडेंट सिक्योरिटी टेप से जोड़कर देखें, जो आज ई-कॉमर्स के पार्सल पर लगा होता है ताकि पता चले कि डिब्बा खुला तो नहीं है, तो क्या ये वैसी ही कोई तकनीक थी? ये तुलना काफी हद तक सही है। सिद्धांत बिल्कुल वही था। मान लीजिए सामान से भरा एक थैला किसी दूसरी जगह भेजा जा रहा है। हाँ।
तो उसके मुंह को रस्सी से बांधा गया और उस गांठ पर थोड़ी सी गीली मिट्टी लगाकर उस पर मोहर से दबाव डाला गया। में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। और अगर हम इससे भी एक कदम आगे जाएं तो उस मोहर पर उकेरा गया चित्र, जैसे कोई खास जानवर या ऊपर लिखी गई लिपि, वो भेजने वाले की पहचान भी पक्की कर देती थी। एकदम से। मतलब पार्सल सुरक्षित भी है और सही जगह से आया भी है। हाँ, और ये व्यापार सिर्फ आसपास के गांव तक तो सीमित था नहीं। हम यहाँ बाकायदा एक प्राचीन वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं। स्रोतों में साफ साफ ओमान का जिक्र है। हाँ, और ये साबित भी हो चुका है। रासायनिक विश्लेषण से पता चला है कि ओमान के तांबे और हड़प्पा की कलाकृतियों दोनों में निकल के अंश मिले हैं। अच्छा, निकल के? हाँ, ये निकल एक तरह का मेटलर्जिकल फिंगरप्रिंट है जो ये साबित करता है कि ये तांबा एक ही खदान से आया था। अरे वाह! इसके अलावा ओमान में एक बहुत बड़ा हड़प्पाई मर्तबान भी मिला है, जिस पर काली मिट्टी की एक मोटी परत चढ़ी हुई थी ताकि तरल पदार्थ लीक न हो। हम नहीं जानते कि वो इसमें आखिर क्या भरकर ओमान भेजते थे, लेकिन ये तांबे के बदले एक बहुत महत्वपूर्ण विनिमय का हिस्सा था। और बात सिर्फ ओमान तक नहीं रुकती ना। मेसोपोटामिया, जो आज का इराक है, वहां के प्राचीन लेखों में मेलुहा नाम के एक क्षेत्र का जिक्र आता है। कई विद्वानों का ये दृढ़ विश्वास है कि ये मेलुहा असल में हड़प्पा क्षेत्र का ही प्राचीन नाम था। बिल्कुल, मेसोपोटामिया के लेख तो मेलुहा को बाकायदा नाविकों का देश कहते हैं। नाविकों का देश? हाँ, और उन्होंने मेलुहा से आने वाले उत्पादों की जो सूची दी है ना, जैसे कारेलियन, लापिस लजूली यानी नीला पत्थर, तांबा, सोना, वो सब हड़प्पा की ही विशेषताएं हैं। औरतों और मोहरों पर जहाजों और नावों के चित्र इस बात की पुष्टि करते हैं कि वो समुद्री व्यापार में कितने सक्षम थे। कमाल है। अब देखिए, इस पूरे विशाल व्यापार को चलाने के लिए नाप तौल का एक एकदम सटीक सिस्टम होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। इसे तो है नहीं कि कोई अंदाजे से सोना या करेलियन तौल दें। हाँ, अंदाजे से तो व्यापार नहीं चलता। और यहीं पे उनके चौट पत्थर के बाट सामने आते हैं। मैंने पढ़ा कि इन बाटों का जो निचला हिस्सा था वो बाइनरी सिस्टम पर, यानी 1, 2, 4, 8, 16 ऐसे चलता था, और ऊपरी हिस्सा दशमलव या डेसिमल प्रणाली पर चलता था। आखिर एक व्यापारी इस गणित का इस्तेमाल कैसे करता था? ये बहुत ही व्यावहारिक और प्रैक्टिकल प्रणाली थी। देखिए, बाइनरी प्रणाली के जो छोटे बाट थे ना, उनका इस्तेमाल बहुमूल्य वस्तुओं जैसे मन को, आभूषणों या कीमती मसालों को तराजू पर तौलने के लिए होता था। जहां बहुत ज्यादा सटीकता चाहिए होती है। बिल्कुल। जबकि दशमलव प्रणाली का उपयोग अनाज या बड़ी मात्रा वाले व्यापार के लिए होता था। और इसका सबसे बड़ा अर्थ पता है क्या है? क्या? इसका अर्थ यह है कि गुजरात का एक व्यापारी और पंजाब का एक व्यापारी दोनों एक ही गणितीय और नाप तौल की भाषा बोल रहे थे। और यहीं पर हमारे सामने सबसे बड़ा अहम मोमेंट आता है। जरा इस पूरी तस्वीर को एक साथ जोड़कर देखिए। हाँ, बताइए। पूरे साम्राज्य में ईंटों का एक ही 4-2-1 का अनुपात, एक जैसी मोहरें, बाटों की एक ही सटीक प्रणाली और हजारों किलोमीटर दूर बस्तियां बसाना, ये सब साबित करता है कि कोई एक अत्यधिक शक्तिशाली केंद्रीय सत्ता थी जो इन सारे मानकों को, स्टैंडर्ड्स को लागू कर रही थी। यहाँ पुरातत्वविदों का नजरिया थोड़ा बटा हुआ है, लेकिन एक बात तय है, ये सत्ता तो थी, पर वो सत्ता हथियारों के दम पर नहीं चल रही थी। सही बात है। क्योंकि हड़प्पा में हमें ना तो कोई विनाशकारी हथियारों का जखीरा मिला है, ना ही कोई भव्य महल, और ना ही किसी तानाशाह राजा की महिमा मंडन करती हुई विशाल मूर्तियां मिली हैं। और ये बात इतिहास की उस बुनियादी धारणा को ही चुनौती दे देती है कि एक जटिल, मानकीकृत और विशाल समाज को चलाने के लिए एक क्रूर, हिंसक और निरंकुश शासक की जरूरत होती ही है। बिल्कुल। चेन और पूरा का पूरा प्रशासन खड़ा कर दिया। तो इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष आखिर क्या निकलता है? निष्कर्ष यही है कि प्राचीन होने का मतलब हमेशा पिछड़ा हुआ होना बिल्कुल नहीं होता। एकदम सही। ये सभ्यता बेहतरीन नगर नियोजन, उन्नत कृषि, कमाल की शिल्पकला और एक वैश्विक व्यापारिक नेटवर्क का जीता जागता सबूत है। बिल्कुल। हम उनके छोड़े गए कचरे, ईंटों और टूटे बर्तनों के जरिए उनके जीवन का जो खाका खींच पाए हैं, वो इंसानी विकास की एक बहुत ही अभूतपूर्व कहानी है। लेकिन इस सब के बावजूद एक आखिरी विचार है जो इस पूरी पहेली को और भी गहरा कर देता है। वो क्या? देखिए, हमने आज तक जो भी कहानी गढ़ी है वो उनके पत्थरों और कचरे को देखकर गढ़ी है, लेकिन हड़प्पा वासियों ने जानबूझकर भी कुछ पीछे छोड़ा था, और वो थी उनकी लिपि। हाँ, वो रहस्यमयी लिपि आई और लिखी जाती थी। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये है
कि आज 4500 साल बाद भी हम उस लिपि को पढ़ नहीं पाए हैं। और ये बात अपने आप में एक इतिहास का एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है ना? जरा सोचने वाली बात है कि जिस दिन वो लिपि पढ़ ली जाएगी, क्या पता वो हमें जो कहानी बताए वो उस कहानी से बिल्कुल अलग हो जो हमने आज उनके कचरे और खंडरों से बनाई है। क्या हम इस महान सभ्यता को वास्तव में समझ पाए हैं या हम सिर्फ उनके मूक पत्थरों को अपनी ही भाषा और अपनी ही सोच के हिसाब से आवाज दे रहे हैं? सोचने वाली बात है। आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही। आज की इस गहन चर्चा में हम एक ऐसे विशाल साम्राज्य की बात करने वाले हैं जो जो हजारों मील तक फैला हुआ था। हाँ, और वो भी आज से 4500 साल पहले। बिल्कुल। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वहां की सड़कें एकदम सटीक ग्रिड डिजाइन में बनी थीं। घरों के अंदर बाकायदा प्लम्बिंग थी, पक्के स्नान घर थे। और जो फैक्ट्रियों में उत्पादन होता था ना, वो एक तय मानक यानी एक स्टैंडर्ड के अनुसार होता था। सही कहा। लेकिन इस पूरे साम्राज्य में कोई खड़ी सेना नहीं थी, किसी राजा के भव्य महल नहीं थे और ना ही किसी तानाशाह की विशाल मूर्तियां ही मिली हैं। हाँ, तो सुन के ऐसा लगता है ना जैसे हम भविष्य की किसी काल्पनिक यूटोपियन या एकदम आदर्श दुनिया